Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In today's video, we are going to discuss Henry Fayol's 14 Principles of Management. This video is useful for UGC NET aspirants of Commerce and Management as well as BCom, BBA, MCom and MBA students. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. So let's start. सबसे पहले हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल जो 1841 में बॉर्न हुए थे और 1925 में उनकी डेथ हुई थी, वो जो हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कहे जाते हैं. उन्होंने एक नई परसेप्शन दी थी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जनरल मैनेजमेंट होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन में एक ओवरऑल कंट्रोल होना चाहिए. वो कंट्रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे नहीं होना चाहिए, जैसा कि टेलर ने सजेस्ट किया था. तो बेसिकली जो फ्योल का काम था, इट वाज रिलेटेड मोर टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. उन्होंने कहा था कि ये थ्योरी जो वो थ्योरीज वो दे रहे हैं वो हर लेवल पर अप्लाई की जा सकती है और हर डिपार्टमेंट पे. उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरीज़ हैं उनकी ये रेगुलेट करेगी इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की, और इसकी हेल्प से हम मैनेजरियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं. फ्योल ने जो है वो बहुत कुछ दिया था. उसमें से आज हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल्स की, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, द स्किल्स दैट वर नीडेड टू मैनेज वेल, कि उन 14 प्रिंसिपल्स के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से मैनेज कर सकते हो. उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को फ्लेक्सिबल कहा था और कहा था ये एग्जॉस्टिव नहीं है. मतलब ये प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, आप एज पर सिचुएशन इनको यूज़ कर सकते हो और हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप इन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हो. तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे फ्योल ने. सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डी कॉप्स. तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स. आइए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ लेबर. तो एज पर दिस प्रिंसिपल टेलर ने कहा था कि काम को डिवाइड कर दिया जाना चाहिए डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, और ये काम जो है ये डिवाइड किया जाना चाहिए एज पर कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन या इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंस से पे. क्योंकि अगर आप काम को डिवाइड करते हो बिटवीन एम्प्लॉयज़ तो आप उनसे बेस्ट जो है वो ले सकते हो. इस प्रिंसिपल की हेल्प से वो बेटर प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव होगी विद द सेम एफर्ट्स. तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये स्पेशलाइजेशन आए डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस प्रिंसिपल में फ्योल ने कहा था कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी को उन्होंने कहा है इट इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कॉरोलरी ऑफ अथॉरिटी. कॉरोलरी होता है रिजल्ट, तो मतलब अथॉरिटी का रिजल्ट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड. आप जो अगर अथॉरिटी दे रहे हो तो उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको उसके साथ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी. बिकॉज अगर अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसकी वजह से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी है तो उससे एक पर्सन जो है वो इनइफेक्टिव बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फॉरमैन को कह रहे हो कि आपको एक दिन में, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको एक दिन में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है स्टोर से रॉ मटेरियल इशू कराने की, तो वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता है. तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी गई है, और जब अथॉरिटी नहीं है तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा. सो ही कैनॉट बी ब्लेम्ड फॉर द वर्क दैट हैज़ बीन गिवन टू हिम, क्योंकि उसके पास उस काम को करने की अथॉरिटी नहीं थी. Next principle is discipline. Discipline refers to the obedience to the rules and regulations of the organization. मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं उनको फॉलो करना. डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मतलब डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है कि अच्छा सुपरविजन हो, मतलब अच्छी लीडरशिप हो, ठीक है, और ये हर लेवल पर होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी एक लेवल पर नहीं होना चाहिए. और क्लियर और फेयर अग्रीमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ. डिसिप्लिन को एनफोर्स किया जा सकता है अगर आप उन्हें उनके अचीवमेंट्स पे उनको रिवॉर्ड्स दो, और अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उनको पनिशमेंट दो. और इसके साथ साथ फ्योल ने कहा था
कि जो डिसिप्लिन है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिशियल अथॉरिटी की डर की वजह से नहीं आना चाहिए, ये एम्प्लॉयज़ में सेल्फ इम्पोज्ड होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ जो है वो कमिटेड होने चाहिए टूवर्ड्स देयर लीडर्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बेसिकली हम कहते हैं वन बॉस वन सबॉर्डिनेट। ठीक है, मतलब क्या है, हर एम्प्लॉय जो है उसको ऑर्डर्स और वो अकाउंटेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉस की तरफ होना चाहिए। सो वन बॉस फॉर वन सबॉर्डिनेट, एक सबॉर्डिनेट के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बॉस होगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि उसको किसके ऑर्डर्स जो हैं वो पहले ऑबे करने हैं और काम जो है वो फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए वन बॉस फॉर वन सबॉर्डिनेट जो है यूनिटी ऑफ कमांड में कहा गया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के लिए कहा गया है कि एक सेट ऑफ ऑपरेशंस के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, अगर अलग अलग बॉसेस होंगे तो भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि अगर सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के काम हो रहे हैं तो हर काम के लिए को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डालना चाहिए और हर डिपार्टमेंट पे एक सुपीरियर जो है होना चाहिए और उस एक सुपीरियर की बात जो है उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो फॉलो करेंगे। सो इसीलिए वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। इससे आप इंश्योर कर सकते हो यूनिटी, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिटी ऑफ कमांड जो है इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेसेसरीली वहाँ से फ्लो भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एज पर दिस प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रिवेल करना चाहिए ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। बट साथ में ये भी कहा गया था कि मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो रिकंसाइल करें इंडिविजुअल और जनरल इंटरेस्ट को, बट कभी भी इंडिविजुअल गोल्स जो हैं उनको सुपरसीड नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे। अगर मैनेजर इंश्योर करेगा कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे भी फोकस किया जा रहा है तो वो पर्सनली सेटिस्फाई होंगे और उनको मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा अच्छा काम करने का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल में हम कहते हैं कि रेम्यूनरेशन जो है वो फेयर होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर ऐसा होगा, आपके अगर रेम्यूनरेशन जस्ट और फेयर होगा तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयज़ को भी और एम्प्लॉयर्स को भी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब अथॉरिटी सारी टॉप लेवल के पास होती है डिसीजन मेकिंग की, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब वो बेसिकली लाई कर रही है लोअर लेवल पर। तो यहाँ पर कहा गया था कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में, ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मेजर डिसीजंस जो हैं वो टॉप लेवल ले और कुछ अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जानी चाहिए लोअर लेवल मैनेजर्स को, ताकि वो अपने काम को और बेटर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर पाएँ। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। स्केलर चेन बेसिकली क्या होता है, स्केलर चेन जो है वो लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है विच रन्स फ्रॉम टॉप लेवल टू लोवेस्ट लेवल। मतलब क्या है, जब आपको, जैसे देखिए आप यहाँ पर डायग्राम में अगर F को कम्युनिकेट करना है P से तो एज पर स्केलर चेन क्या करना होगा, F को, F E को कम्युनिकेट करेगा, E D को करेगा, D C को कहेगा, C B को कहेगा, फिर A के पास जाएगा और A फिर नीचे जो है वो करेगा। तो इसमें एक तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्लस बहुत बार अर्जेंसी के मैटर्स होते हैं। तो ऐसे केस में फ्यूल ने सजेस्ट किया था गैंग प्लैंक, कि गैंग प्लैंक के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट प्रोवाइड किया था जहां पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ किया जाता है, दो एम्प्लॉयज जो सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, यहां पर F और P दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट। इसको हम कहते हैं गैंग प्लैन। सो गैंग प्लैंक अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज ऑफ द सेम लेवल। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर। इसमें हम कहते हैं बेसिकली a place for everything and everything in its place, the right man in the right place। तो ये जो फर्स्ट लाइन है हमारी, यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है, a place for everything and everything in its place, जो कि हमारा होता है मटीरियल ऑर्डर, और राइट मैन इन द राइट प्लेस जो कि हमारा होता है सोशल ऑर्डर। तो ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों चाहे वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उनको हमेशा सही जगह पर रखा जाना चाहिए।
तो व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर केप्ट एट द राइट प्लेस, दैट मीन्स राइट मैन एट द राइट प्लेस, इसको हम कहते हैं सोशल ऑर्डर। और जब सामान सही जगह पर रखा होता है तो उसको हम कहते हैं मटेरियल ऑर्डर। तो ऑर्गेनाइजेशन की सही फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मटेरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंगस्ट द एम्प्लॉयज़। मतलब किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट हमेशा फेयर होनी चाहिए सबॉर्डिनेट्स पे के साथ, और सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो लॉयल होने चाहिए टूवर्ड्स देयर मैनेजर्स। ठीक है, तो मैनेजर्स हमेशा फेयर होने चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए इन द डीलिंग्स विद सबॉर्डिनेट्स। तो एक अनबायस्ड एटीट्यूड जो है उनको वो अडॉप्ट करना चाहिए। इसकी हेल्प से कॉर्डियल रिलेशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट किए जा सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की सही फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में हम कह रहे हैं मैनेजर्स और वर्कर्स जो हैं वो कमिटेड होने चाहिए टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन, और वो लंबे टाइम के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होगी तभी एम्प्लॉयज़ के बीच में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी और वो इनकरेज होंगे अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब अगर आप नए एम्प्लॉय को टाइम नहीं दोगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके, तब तक वो अपना काम जो है वो नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो बहुत ज़रूरी है कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके काम में। इसके साथ साथ इससे जो है आप लेबर टर्नओवर से भी बचते हो, और अगर ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में लेबर टर्नओवर होता है तो एक मिसट्रस्ट का एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। अब एज पर दिस प्रिंसिपल्स काम को रूटीनाइज नहीं करना है, मतलब काम को करने के लिए बेटर तरीके ढूंढने हैं, जिसके लिए एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले सकें, वो अपनी जजमेंट को एक्सरसाइज करके काम कर सकें। मतलब इनिशिएटिव का बेसिक मतलब यही है कि उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए सोचने की और काम को करने की। ये अगर ऐसा होगा तो इससे डेवलपमेंट होगा एम्प्लॉयज़ का, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्लस वो आगे बढ़कर काम को जो है वो करेंगे। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है हार्मनी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लोगों को हमेशा टीम में काम करना चाहिए ताकि वो सिनर्जी का बेनिफिट उठा सकें। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहे हैं वो टीम वर्क के साथ होने चाहिए। तो मैनेजर को हमेशा रिप्लेस करना होगा, आई को रिप्लेस करना होगा वी के साथ, ताकि मेंबर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में एक टीम स्पिरिट जो है वो डेवलप हो सके। वो टीम स्पिरिट आएगी तो वो म्यूचुअल ट्रस्ट आएगा और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर तरीके से काम कर पाएगी। कॉर्डियल रिलेशंस होंगे ऑर्गेनाइजेशन में और दे कैन वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। होप आपको ये प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। होप आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होगी। जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।